नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़वाने का काम करती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इस बात का जिक्र अपने भाषणों में कर रहे हैं कि देश को सिर्फ 90 आईएएस अधिकारी चलाते हैं, और जब भी पूछा जाता है कि इसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े कितने हैं तो बीजेपी काम जाती है। लिहाजा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आईएएस अधिकारियों की जाति के बारे में पूछना या इस तरह की बातों से जातियों में वैमनस्य की भावना पैदा नहीं होगी। आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में कह क्या रहे हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, 90 में से दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने और पिछड़े वर्ग के लोग कितने। और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, बीजेपी के लोग कांपने लगे। नरेंद्र मोदी पहले कहते थे मैं ओबीसी का हूं, हर भाषण में मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं ओबीसी का हूं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात की, मैंने ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने का सवाल उठाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, सब भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब आप ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो गरीब। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज, और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अशोक सैनी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में रवि सिकदार जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। आपका भी रवि जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की बात भी वो कर रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हैं कि धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं, लेकिन वो बराबर जाति का जनगणना की मांग भी करते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि 90 आईएएस अधिकारी देश चलाते हैं, उनकी जाति के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग कांप जाते हैं। अशोक जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया सर? हाँ, थोड़ी आवाज कट कट के आई है, ठीक तो समझ में आया तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कांग्रेस ने ना केवल आज बल्कि देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक पूरे देश को जातियों में बांटने का ही काम किया है। और आज मैं समझता हूं जिस प्रकार से देश हमारा उन्नति कर रहा है, उस समय प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के इस प्रकार के बयान ना केवल भारत को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश के अंदर जातियों में वैमनस्य पैदा करने का भी ये काम ये लोग कर रहे हैं। और जहां आज इनको अपने आप को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, उस बात पे ध्यान न देते हुए इस प्रकार के बयान देकर के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर अपने आप को एक अलग तरीके से दिशा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी एक बार अशोक गहलोत से पूछते कि आपने जो किसानों के साथ जो वादे करे उनका क्या हुआ, अगर आज बहन बेटियों के साथ जितने अत्याचार इस 5 साल की कांग्रेस में राज में हुए हैं, उसका अगर जिक्र करते, उनसे पूछते। और आज जो प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर के बेटियों की चिंता कर रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मगर कभी भी भीलवाड़ा में जहां दरिंदगी हुई और उस मासूम बेटी को भट्टी में जला दिया, वहां राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को समय भी नहीं मिला। मैं समझता हूं कि देश आजाद होने से लेकर के आज तक ये जितनी भी जाति की बात करी है वो कांग्रेस पार्टी ने करी है। और आज आप देखिए, पिछले 2014 से लेकर के आज 2024 लगभग आ रहा है, 9.5 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी के राज के हुए हैं, बीजेपी के शासन के हुए। आप मुझे देश के आंकड़े उठा करके बताइए कितने जातीय दंगे हुए हैं। और जब कांग्रेस ने 55-60 साल तक शासन करे, उसका अगर अनुपात निकालेंगे तो कम से कम 10 गुना 20 गुना अंतर इस प्रकार का आएगा। और गुजरात के अंदर भी जातीय दंगे किस प्रकार से होते थे पहले, और 2000 के बाद में कितनी गिरावट उनमें आई है। ऐसे हर मामले में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि किस प्रकार का शासन आदरणीय मोदी जी के राज में चल रहा है। और कांग्रेस सदैव देश को तोड़ने के काम बात करती है और मुद्दों से भटकाने का काम करती है। आज राहुल गांधी जी का ये बयान शर्म
अपमानजनक बयान है। मैं और पूरा प्रदेश इसकी निंदा करते हैं। ठीक है रवि सिकदार जी, बीजेपी पार्टी राहुल गांधी के बयान की निंदा कर रही है, लेकिन आप निंदा पर प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी रवि जी वही है। मुझे ये बताइए, बीजेपी पर आप लोग धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है अपना वोट हासिल करने के लिए, हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए। आप लोगों का ये जो स्टैंड आप लोगों ने लिया है, ये कौन सा वोट हासिल करने की पूरी कोशिश है, कवायद है? नमस्कार। जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है या सांप्रदायिकता के दम पर, मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए रवि सिकदार जी, एक मिनट सुनिए। मैंने कहा आप लोग अक्सर ऐसा आरोप लगाते हैं। हाँ, क्लियर कर दूं मैं। हम कहते हैं और हम स्वीकार भी करते हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। इनके पास नहीं तो कोई मुद्दे हैं, नहीं कोई बातें हैं, नहीं कोई ब्लूप्रिंट है कि ये किस आधार पर चुनाव के अंदर जाना चाहती है और किस पीछे का क्या इनका इतिहास है, ना इनके पास वो चीज है कि ये करना किस दम पर चाह रही है। मैं बात करूंगा, जैसा कि भाई साहब मेरे कह रहे थे कि भीलवाड़ा की बात नहीं करते हैं। छोड़ दीजिए रवि जी छोड़ दीजिए, रवि सिकदार जी छोड़ दीजिए, भीलवाड़ा की बात को छोड़ दीजिए, खाजूवाला की बात को भी छोड़ दीजिए, बहुत सारी बातें आ जाएंगी अभी निकलेगी। तो मुझे ये बताइए, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं, तो आप लोगों ने क्या अब जाति की राजनीति करना शुरू कर दिया? जाति की राजनीति जिस एक चीज देखिए आप, इनकी कथनी और करनी में फर्क देखिए। एक तरफा तो मोदी जी ये कहा करते थे कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, और जब ओबीसी की ही बात, एक हक और अधिकार की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सदन में उस पर बात करना चाहते हैं, तब ये उसका बाइकआउट करते हैं और उस पर चर्चा नहीं करते। तो किस प्रकार का दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र प्रधानमंत्री जी का इस जनता के सामने। एक जब निजी स्वार्थ की बात आती है तो ये ओबीसी बन जाते हैं, और जब बात देश की आती है तब ये कहते हैं कि भारत में कोई जातियां ही नहीं है। लेकिन आप उनके किसी भी संबोधन में देख लीजिए, वो दलित भाई बहन, मतलब हर एक समुदाय को जहां जाते हैं, कहीं चले जाते हैं मुस्लिम समुदाय में, वहां कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। तो कहीं पर भी आप इनको देख लीजिए कि जिस भी रूपों में जाते हैं, जिस भी स्थान पर जाते हैं, वहां पर हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी पठान के बच्चे नहीं बनते, दलितों को दलित कहकर नहीं पुकारते। अगर ये जातियां नहीं होती तो ऐसे इनके मुंह से संबोधन ठीक है, चलिए अब आपने प्रतिक्रिया दे दी रवि जी प्रतिक्रिया दे दी आपने। अब मेरा एक सवाल है सर, मुझे ये बताइएगा, ठीक है, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके स्टार प्रचारक राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि 90 आईएएस अधिकारी देश को चलाते हैं, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तमाम लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वो 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। अब आप उनके बारे में पूछ रहे हैं कि उनमें ओबीसी कितने हैं, उनमें दलित कितने हैं, उनमें आदिवासी कितने हैं। कुल मिलाकर यदि आप पूछ रहे हैं तो उनकी जाति के बारे में तो पूछ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब यदि किसी वजह से वो आंकड़ा सामने आता है कि हाँ जनरल कास्ट से इतने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, ओबीसी से इतने जुड़े हुए हैं, तो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व उसके अंदर, सुनिए तो सही सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जवाब नहीं, मेरी बात सुन लीजिए रवि जी एक बार। अब यदि उनमें से आंकड़ा सामने आ जाता है, चलिए मान लीजिए 90 आईएएस अधिकारियों का आंकड़ा सामने आ जाता है कि इसमें जनरल कास्ट के इतने, एससी से इतने, एसटी के इतने, ओबीसी के इतने, ये सामने आ भी जाएगा, और जिन लोगों का या जिन जातियों का प्रतिनिधित्व उसके अंदर नहीं होगा, तो क्या वो एक वैमनस्य की भावना पैदा नहीं करेगा? बिल्कुल, वैमनस्य की भावना की बात हम यहाँ नहीं करें तो उचित रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ संख्या के आधार पर हमें हक और अधिकार देने हैं, ना कि सीमित लोगों तक उन चीजों को। भाई आईएएस संख्या के आधार पर बनेंगे, वो तो अपनी मेहनत के आधार पर बनेंगे, अपने एजुकेशन के आधार पर बनेंगे। आधार पर ऊपर हो रहा है वो हमें भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है, तो उन चीजों की तो हम बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इससे आप क्यों भागते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आपके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं तब तो आप उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, और जब बात राष्ट्र की आती है तब आप लोग कहते हैं कि हमें तो जातियां ही नहीं है। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं। ठीक है अशोक जी मुझे बताइए, जातिगत वैमनस्य की भावना पैदा नहीं करेगा क्या ये पूरा मामला? देखिए, मैं इस बात पे रवि जी के बात के जवाब देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सबका साथ सबका विश्वास में। सुनिए रवि जी बात सुनिए। आप ये बताइए कि जब कोविड आया तो कब जाति के आधार पर वैक्सीनेशन हुआ? जब कोविड आया तो 80 करोड़ लोगों के घरों में जो आज भी निःशुल्क राशन पहुंच रहा है, वो कहां जाति के आधार पे जा रहे हैं? आप मुझे कितनी नौकरियां, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हुई या अन्य कोई सरकारी माध्यम से आई, वहां कहां जातिगत की बात आई? सबके साथ सबके विकास की बात को प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ किया।
आज देश में इतने हाईवेज बन रहे हैं, उसमें जिन जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो क्या वो जाति के आधार पर रोजगार मिल रहा है? आज देश के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है, तो क्या उसमें कोई जाति के आधार पर बैठ रहा है? आज आप मुझे बताइए, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो किसान है वो पर्याप्त है? वो हिंदू है, मुसलमान है, अग्रणी जाति है, पिछड़ा है, कौन पूछ रहा है इस बात को? सबको लाखों करोड़ रुपए उनके खाते में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पद्धति से सीधे सीधे डायरेक्ट उनके खाते में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सुनिए रवि जी, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की एक ही जाति है गरीबी, और गरीबी को खत्म करना भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं पूरा देश आज देश में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं एक ही भाजपा में वो दिखाई दे रही है। आप किसान की बात करते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को तो गाड़ियों के नीचे रौंदा था? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके ब्रजभूषण शरण जैसे आरोपी, जिन पर पॉक्सो एक्ट दाखिल होने के बाद सजा का प्रावधान है कि गिरफ्तारी होती है, लेकिन आपके बाहुबल के दम के आगे पहलवान रोंदे जा रहे थे। हमारी बेटियां जो भारत का मान बढ़ा रही थी, वो वहां पर रोंदी जा रही थी। किस प्रकार की बातें करते हैं? कहां आप किसान की, किसान नारी शक्ति की बात करते हैं? लेकिन जब आपको रवि जी, आप बात को भटकाने का प्रयास मत करें। आप ये बताएं, जब आप चल बात किसान की आप ले ही आए, तो उस दिन आपने सुना होगा ना, मोदी जी ने कहा, इसने राहुल गांधी ने कहा कि भाई 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। प्रदेश की जनता ने आपको वोट भी दिया, आप लोगों की थोड़े आपकी सरकार भी बन गई। आपने कहा 10 दिन का 5 साल हो गए, कहा कर्जा माफी की बात है। आज 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, कितने सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की। कहां बात कर रहे हैं आप? बैंकों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं जी, जो माफ नहीं हुए वो चलिए केंद्र के अधीन। अशोक जी और रवि जी, मैं दोनों को आपको रोकना चाहूंगा एक बार। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। और ब्रेक के वापस से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मैं रुख करता हूं रवि सिकदार जी का, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, मुझे ये बताइए कि ठीक है, अब आप लोगों ने जाति का कार्ड खेल दिया, ओबीसी कार्ड खेल दिया, देश में आप बीजेपी पर आरोप ये लगाते हैं कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। आपको याद होगा, बहुत कम उम्र मेरी भी थी और आपकी भी रही होगी उस समय, जब गुजरात चुनाव के अंदर ये बोला गया था आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से कि इस देश की संपत्ति पर, इस देश की मिल्कियत पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। वो कौन सा दौर था? उस समय कौन सी धर्म की बात आप लोगों की तरफ से की गई थी? देखिए, जो आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, ये वर्ग विशेष को टारगेट करके बात की जाती है, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक के अंदर मुस्लिम भाई कौन टारगेट कर रहा है? कौन ये हमारे पत्रकार कह रहे हैं, समझे? लिखित में रखिए, फिर मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होते, सिख, जैन, बौद्ध, ठीक है, ईसाई सभी लोग ये आते हैं। कभी आप पार्टी ने जैन समाज की बात करी है क्या? कभी माना? इस प्रकार से संसाधनों का, जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई में इन सबका योगदान रहा है, उसी प्रकार से संसाधनों पर भी इनका अधिकार होना उचित है। क्योंकि आज देख लीजिए, आप उठा करके आप देखिए कि आजादी की लड़ाई में हर धर्म, हर वर्ग का आदमी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा था। तब भारत हिंदुस्तान था, तो उसको जब हम अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के नियम पर चलता है, सर्वधर्म समादर के आधार पर चलता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें कर नहीं, जब आपको आवश्यकता होती है तो आप पठान के बच्चे बन जाते हैं, जब आपको आवश्यकता होती है तो आप दलित के बच्चे बन जाते हैं। रवि जी फिर तो कांग्रेस पर भी आरोप लगेंगे, कभी टोपी लगा दी जाती है, कभी कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन ली जाती है। मैंने भी कहा सर्वधर्म समादर का आदर करते हैं, किसी विशेष के लिए हम कुछ भी नहीं करते। और देखिए, चुनावी मुद्दा यदि विशेष के लिए रवि जी यदि विशेष के लिए नहीं करते तो गुजरात चुनाव में जाकर आज के करीब तकरीबन 18-20 साल पहले ऐसी बातें करने की जरूरत कहां गई थी? क्यों बोलना पड़ा था मौत के सौदागर? क्यों मौत के सौदागर बोलना पड़ा था? देखिए, हमें आज में बात करनी चाहिए कि हमने 5.5 साल तक जनता की सेवा की है। सर सुनिए रवि जी, सुनिए मेरी बात। रवि जी, यदि धर्म ठीक है, बीजेपी के लिए मान लिया जाए, बीजेपी के ऊपर है ना
धर्म की राजनीति फिट बैठती है, वो शुरुआत से कर भी रहे हैं, वो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वो राम रथ यात्रा भी निकालते हैं, वो राम मंदिर को भी बुला रहे हैं, वो बार बार राजस्थान के लोगों को 3 दिवाली मनाने की बात भी कर रहे हैं, उन पर बैठती बात, वो किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं देते हैं, क्लियर है उनका स्टैंड। लेकिन आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं फिर? हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। और रही बात राम की, राम हम मानते हैं, हम खुद राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, हम उनके वंशज हैं। हम खुद राम को, श्री रामचंद्र जी को अपने जीवन में उतार, उनके आदर्शों में चलने का काम करते हैं। उनके आदर्श यही है कि सबको ठीक है, चलिए मैं अशोक जी का रुख करता हूँ। अशोक जी आपके नेता राम का प्रमाण मांग रहे हैं जी। हाँ रवि जी, मैं कह रहा हूं रवि भाई को, बिल्कुल अशोक जी आप बताइए। राम मंदिर की बात, राम मंदिर भाजपा ने नहीं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। रवि जी अभी देखिए, थोड़ी देर में काउंटर आएगा आपके ऊपर कि आप लोगों ने राम को काल्पनिक बताया था राम सेतु वाले मामले के अंदर, बहुत पुरानी बात है। हाँ अशोक जी आपकी प्रतिक्रिया सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सर देखिए, मैं रवि भाई की 2 बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों का सामूहिक हिस्सेदारी थी, सबने 36 बिरादरी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाने का काम किया। आप मुझे बताएं कि जब 1947 में जब देश आजाद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बन गई, आपने सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके केवल नेहरू परिवार ने ही सारा देश को आजाद कराने, आपने कहां भगत सिंह को पढ़ाया, आपने कहां चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाया, कहां आपने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया? इन लोगों को आपके सरकार ने लॉर्ड मेकाले की, अरे भैया सुनो रवि भाई सुनो, अरे रवि भाई सुनो, अरे सुनो रवि जी एक बार सुन लीजिए, मैं वापस आऊंगा। रवि जी वापस आऊंगा, एक बार सुन लीजिए, अशोक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु जैसे नए जाने कितने शहीदों को, क्रांतिकारियों को आपकी सरकार के लिखे गए इतिहास में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति के अंदर आपने उन सबको टेररिस्ट बना करके देश की जनता के सामने परोसने का काम किया। आप किस आजादी की बात कर रहे हैं? आपने झूठे तथ्य परोस करके आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने कभी देश के सामने सच को नहीं आने दिया। आप बच्चे इस मामले में ठीक से पढ़ाई करके आओ आप, ताकि आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी। और आप ओबीसी की बात करते हो, रवि भाई सुनिए, आप रवि भाई सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के बाद में कमजोर हुई थी, तब तमिलनाडु के उस जमाने के बड़े नेता के कामराज, जो ओबीसी समाज से आते थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को तैयार किया नेता बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस के कामराज की क्या दुर्गति हुई? देश का इतिहास इस बात को पढ़ रहा है, इस बात को समझ रहा है कि किस प्रकार की नीति कांग्रेस की रही है। आपने भगवान राम की बात कही, अरे भैया आप मानते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपके इस बयान को सुन ले और बाद में पता ही नहीं चले गए रवि भाई कांग्रेस से कहां चले गए। आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, आपके नेताओं ने कहा था कि राम सेतु का कोई प्रमाण नहीं है। आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? आपको जब चुनाव में जरूरत होती है तो आप जनेऊ पहन करके अपने आप का गोत्र पता नहीं क्या बताते हो, गुजरात में बन जाते हो आप हिंदू, आप कहीं जाकर के बन जाते हो मुसलमान। और पूरे भारत में जब पता चल गया राहुल गांधी को कि अमेठी का चुनाव हार रहे हैं 2019 का, तो आपको पूरे भारत में कहीं भी सीट नहीं मिली। जहां 90% ईसाई और मुसलमान है, वहां जाकर के आप वायनाड के अंदर आप चुनाव लड़कर के एमपी बन के आते हो। किस प्रकार का चेहरा आपकी पार्टी का हो गया? और आज आप जाति की बात करते हो। आप सुनिए, आप आगे सुनिए, पूरे देश के अंदर, अरे भाई सर एक बात और कहूंगा, आपके राज में पूरे देश का एक शहर नहीं था, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कैलकाटा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, जहां बम ब्लास्ट नहीं होते थे। आज पिछले 9.5 वर्षों के अंदर आतंकवाद को समेट के रख दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कैसी बात? ठीक है अशोक जी आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं रवि जी की। हाँ रवि जी आपकी आखिरी टिप्पणी, रवि जी टिप्पणी आपकी आखिरी। मैं बोलना चाहूंगा कि ये इन चीजों से बाहर निकलकर लोगों के हित की बात कीजिए। और मैं दावा करता हूं
आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से ये बौखलाहट भाजपा की है, 3 दिसंबर को ये बौखलाहट और भाजपा इस राजस्थान से गायब होती हुई छोड़ दिखाई दीजिए। देगी। 3 दिसंबर का इंतजार कर लेंगे रवि जी। रवि जी 3 दिसंबर का इंतजार कर लेंगे, अभी टाइम है रवि जी, 11 दिन बाकी है, कर लेंगे इंतजार। रवि जी 11 दिन बाकी इंतजार कर लेंगे। मुझे तो ये बताइए, जातियां जो है, जातियों का जो ट्रम्प कार्ड आप लोगों ने खेला है, ये वोट दिलाएगा आपको? कार्ड कहाँ है? ये सिर्फ हक और अधिकार की कैसे बात है। कार्ड नहीं है? कार्ड बनाकर क्या साबित करना है? कैसे ये कार्ड सिर्फ नहीं और है? सिर्फ हक और अधिकार की बात है। ये सिर्फ हक और अधिकार की बात है। उसमें उनके हक और अधिकार की रक्षा के लिए कोई बात की जा रही है। चलिए, यूपीए की सरकार 2004 से 14 तक रही, उस समय क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना आप लोगों ने? संख्या के आधार पर 4 साल राज की आज बात करते हैं रवि जी 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रही? राजस्थान में आप लोगों को क्यों अब अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करना पड़ा? 5 साल में सरकार थी आपकी, कर लेते उस समय। जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको उस समय चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि सिकदार जी, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ में अशोक सैनी जी आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीजेपी पार्टी का पक्ष आपने यहाँ पर रखा हमारे सामने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड के बहाने या 90 आईएएस अधिकारियों की जातियों का जिक्र करते हुए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश यहां पर की है। हालांकि इसका कितना फायदा चुनाव के अंदर कांग्रेस को मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल प्रश्नकाल पे इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।